जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स को। और सी प्लस प्लस जो ऑपरेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, को 5-6 तरह के ऑपरेटर्स हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। अभी सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करते हैं वो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑपरेटर की तरफ मूव करने से पहले, ऑपरेटर्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद चीज़ें और हैं जिसको हमने देखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वेरिएबल है, चलें आप कहते हैं जी 6+5, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपके पास 6 एंड 5 जो है ये आपके पास होंगे, इनको हम कहेंगे ये ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लस का सिंबल है उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक बातें कंफर्म होगी इन चीज़ों की। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये ऑपरेटर और ऑपरेंड जो है ये अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जी। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक है उस हमसे रिमाइंडर। ये है, इसको बज़ाहिर आपको लग रहा है परसेंटेज, लेकिन हमने इसको पढ़ना है रिमाइंडर। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते चलते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, तीन वेरिएबल्स, इंटीजर ए, बी और तीसरा आप रख लें सी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ए की चले यहाँ पे वैल्यू भी दे लेते हैं। ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 2 और सी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये हमने ऐड ऑपरेटर यूज़ किया। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 दफ़ा, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स थे और उनका रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट जो भी आना आपको पता है, अगर 10 को इसको प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाती हैं। लास्ट जो आपके पास असल जिस चीज़ को हमने देखना है वो है रिमाइंडर। अब इन चीज़ों को रन करके भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और लास्ट अगर आपने असाइनमेंट की है तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब रिमाइंडर क्या होता है, सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर के लिए सी इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ ए रिमाइंडर बी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका आप यहाँ पे ना कमेंट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हमने ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 2 और सेंटर में रिमाइंडर है। आप एक दफ़ा रिमाइंडर को छोटे आप करें डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आता है 5, और रिमाइंडर मीन 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो एंड पे क्या बचेगा 0, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर 8 को 2 पर हम 9 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 4 2 आर 8, आंसर तो आ गया आपके पास 4, लेकिन एंड पे जो रिमाइंडर बचता है वो आपके पास जाता है 1, ठीक है। 9 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 4, रिमाइंडर 1। तो ये वो चीज़ बताता है डिवाइड करने के बाद एंड पे आपके पास बचता क्या है। अभी 10 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आंसर है वो तो हो जाएगा 5, लेकिन अगर इसका रिमाइंडर हम फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0, क्योंकि 10 जो है वो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अब क्या होगा, सी की पहले ये वैल्यू बनी, फिर उसने इसको ओवरराइट किया, फिर इसने ऊपर वाले को ओवरराइट किया, देन ओवरराइट, तो ये एंड वाला हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। तो F11 मैंने प्रेस किया, F11 प्रेस करने के बाद आप देखिएगा कि 10 का रिमाइंडर हमने 5 के साथ लिया है और इसने यहाँ पर उसको 0 दिया है।
ज़ीरो नहीं, सॉरी, कुछ भी शो नहीं किया, तो उसको शो करना चाहिए। और बिल्कुल वो क्यों शो करे, क्योंकि हमने रिमाइंडर को सी के अंदर स्टोर तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने सी आउट तो रिमाइंडर को किया ही नहीं है। अब सी आउट किया तो अब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है वो ज़ीरो आएगी। आप देखें यहाँ पर ज़ीरो आ गया है। अगर यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 9, अब 9 को अगर 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। 4 2 ज़ार 8 और 9 में से 8 माइनस हो गए, बाकी आपके पास जो रिमाइंडर है वो बचता है 1। तो आप देखिएगा अब आपके पास आंसर जो है वो सी के अंदर रिमाइंडर का 1 आएगा। अब ये बिल्कुल ऊपर टॉप पर आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बात क्लियर होगी। उसके बाद आप यहाँ पे भी ये जो सी है ना, सी को स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं ना फ्लोट करने लगूँ, क्योंकि बाज़ का नहीं, फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सी ऐसी ठीक है। अच्छा, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम 2 को डिवाइड कर दें 9 के ऊपर, इसका उल्ट कर दें कि जिसे डिवाइड करना है वो छोटे वैल्यू है, जिस पर डिवाइड करना है वो बड़ी वैल्यू है, तो आप देखिएगा फिर इसमें से जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, अगर ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ये वाली, अगर ये छोटी हो तो फिर यही रिमाइंडर होता है। आप देखिएगा F11 दबाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। ये देखिएगा और से ये टॉप पर आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर बात हो गई रिमाइंडर की। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये जो रिमाइंडर है इसका दूसरा नाम, इस ऑपरेटर का जो सेकंड नेम है वो आपके पास मॉडुलस भी है। तो यहाँ तक हमारे पास बात थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट कौन से ऑपरेटर्स को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर्स बचते हैं वो ऑपरेटर्स हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखना है, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ जी। तो नेक्स्ट हमने देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत आसान है। मसलन आप देखें यहाँ पर आपने क्या किया, इंटीजर x इज इक्वल टू 5। अब आप देखें आपने ये जो 5 है ये असाइन किया है x को, बस ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हुआ, ये जो इक्वल वाला साइन है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं कि x को हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 5। तो ये जो इक्वल का यहाँ पे ऑपरेटर लगा हुआ है ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स की ही एक टाइप है। अच्छा, ये टाइप क्या है? इसमें पता क्या होगा, आप लिखते हैं एक और वेरिएबल और वो है इंटीजर x इज इक्वल, सॉरी वो इंटीजर y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लिखते हैं इंटीजर c, एक और, इसको मैं बार बार क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक ही जगह पे कर देते हैं यहाँ पर ही, कॉमा y इज इक्वल टू 2 कर लें और यहाँ पे c भी कर लें और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। x को आपने 5 असाइन कर दिया, y को आपने 2 असाइन कर दिया और c को अभी तक आपने कुछ भी असाइन नहीं किया। अच्छा, अब c को आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जो c है वो इक्वल टू है किसके, x प्लस और साथ में आप लगा दिया आपने y, ठीक है। तो x और y की वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो अभी आ जाएगा 7। तो c को हमने क्या असाइन कर दिया, 7। अच्छा, अभी ये अब हमने डिस्कस करना है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड के वर्ड से पता चल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ पर कोई एक और चीज़ भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि c की वैल्यू अब जो भी आई है, अब c की वैल्यू यहाँ पर जो भी है, मैं कहता हूँ कि c के अंदर प्लस करें 1 को और जो भी इसका आंसर आए वो असाइन कर दें c को, ठीक है। मैं कहता हूँ कि c की यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पर अगर देखें तो आप अगर देखें तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती c की, यहाँ पे जो c है वो c इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 7 के। तो यहाँ पे c की वैल्यू 7 है। अब यहाँ पर क्या है कि c की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू है जी 7, उसके अंदर प्लस किसको कर दो, 1 को, और उसका जो भी यहाँ पे इसको टर्मिनेट करना भी है, तो जो भी उसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8,
और 8 किधर चला जाएगा, अब सी। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो 7 है और यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो आपके पास हो गई है 8। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। रन करने से पहले यहाँ पे सी आउट करते हैं सी की वैल्यू के, सी के अंदर आप आता क्या है, सी आउट सी। तो F11 किया तो आप देखेंगे आप इसकी जो वैल्यू है वो 8 प्रिंट हो गई है। देखें 8 हुआ क्या था, मैं एक दफ़ा रन करके आपको बताता हूँ। रन दोबारा मैंने किया, प्रोग्राम हुआ ये है कि हमने शुरू में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे और वो 2 वेरिएबल जो हमारे पास थे वो थे x एंड y। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 और c के अंदर कुछ भी नहीं था। हमने कहा c किसकी इक्वल है, x प्लस y के। तो x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू 2 थी, टोटल आंसर हो गया 7। तो c के अंदर चला गया 7। अब सेकंड स्टेटमेंट में, अगली स्टेटमेंट में हमने क्या किया है कि हमने कहा c की वैल्यू तो 7 थी, वो जो भी वैल्यू थी उसके अंदर प्लस कर दो 1। तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और वो 8 हमने कहा था असाइन कर दो इस c को दोबारा, और इस c को जब हमने आउटपुट किया तो आप देखें उसके पास प्रिंट क्या हुआ है 8। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हमारी बात थोड़ी सी चेंज होने वाली है। आप देखें ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी ना स्टूडेंट्स, ये वाली, इसके बिल्कुल इक्वल एक स्टेटमेंट में इसके नीचे लिखने लगा हूं। वो क्या है, c उसके बाद प्लस इक्वल टू 1। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने लिखी ये वाली स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट के इक्वल है। इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, आपने अगर किसी एक वेरिएबल के अंदर, एक आपके पास वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के अंदर ही आपने किसी चीज को प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको आप अभी तक तो ऐसे लिख रहे थे इस तरीके से, अब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले से मौजूद वेरिएबल के अंदर ही किसी वैल्यू को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें और फिर उसका आंसर उसी वेरिएबल के अंदर को असाइन कर दें, उसी वेरिएबल को असाइन कर दें। तो मैंने क्या इसको इसके इक्वल कर दिया। आप देखिएगा इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और आप देखिएगा आंसर फिर सेम आएगा F11 और आपका आंसर वंस अगेन 8 ही आना है। आप देख लें ये आपके पास आउटपुट 8 आ गई है। आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 नहीं करें, आप यहाँ पर 10 कर दे, कोई भी वैल्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि C की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर प्लस करो किसको, इस वैल्यू को, और उसको वापस C के अंदर स्टोर कर दो। तो C की पहले वैल्यू क्या थी 7, अब 10 उसके अंदर ऐड कर दिया तो ये हो गया। आप इसको F11 करेंगे, रन करेंगे तो 17 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये तो प्लस है ना, तो आप इसको क्या करें, मैं इसको इधर ही इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, आप पहले C की वैल्यू क्या है 7 में से 10 को माइनस किया तो 7 में से 10 माइनस हुआ तो बाकी आंसर बचता है -3। F11 किया है तो आप देखें -3 आपके पास आंसर आ गया, ये देखें। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई को स्टार्ट कर लें तो 10 × 7, अब आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 70। ये देखें, ठीक है, 70 आ गया। आप इसकी जगह पे डिवाइड इस्तेमाल कर लें, F11 करें तो आप देखेंगे आपके पास इसका आंसर आया 0। अब 0 क्यों आया है, 7 को 10 पर डिवाइड किया है, तो 7 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पर 0 आ गया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आई, बिल्कुल नहीं आनी, क्योंकि हमने C को क्या रखा हुआ है, हमने कहा यहाँ पे C क्या है, वो इंटीजर है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे जो C है इसको मैं फ्लोट कर दूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा अब हमारे पास वो पॉइंट वाली वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए 0.7 आंसर हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटर का हम काम शुरू किया हुआ है हमने, तो इससे नेक्स्ट ऑपरेटर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हुई जा रही है।